हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां पढ़ रहे थे जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसमें हमने 4-5 नदियों पर बात किया था। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी और गोदावरी, इन नदियों के विषय में हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद में दक्षिण की तरफ जो और नदियाँ हैं उन पर आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, गोदावरी नदी तक हम बात कर चुके हैं। गोदावरी नदी जो है आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी के बाद में महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी नदी निकलती है। गोदावरी नदी तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद में एक दूसरी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। रिवर बेसन के आधार पर अगर देखें इसके अपवाह क्षेत्र के बाद में, तो गोदावरी के बाद में कृष्णा जो है सबसे बड़ी नदी है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत है इधर, वहीं पर महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से ही ये नदी निकलती है और ये भी जो है आंध्र प्रदेश में जा करके जो गोदावरी का डेल्टा है उसी के पड़ोस में ही अपना डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये है कृष्णा। ये जो गोदावरी थी ये निकली थी त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। और ये जो कृष्णा है ये आपकी निकल रही है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर ये भी महाराष्ट्र से ही निकल रही है और उसके बाद में ये नदी जो है आंध्र प्रदेश के तट पर जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। ये गोदावरी का डेल्टा है और ये कृष्णा का डेल्टा है। गोदावरी के डेल्टा पे हमने आपको एक स्थान बताया था, यनम। और जो कृष्णा का डेल्टा है, कृष्णा के डेल्टा पर एक स्थान आपको याद रखना है, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम ये जो है कृष्णा डेल्टा के निकट में है और यनम जो है वो गोदावरी नदी के डेल्टा के निकट में है। और इन्हीं दोनों नदियों के मुहाने के बीच में एक झील स्थित है। ये झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील। और इसके ऊपर जो है महानदी और गोदावरी के बीच वाले क्षेत्र में जो है ये हमने आपको झील कल बताई थी, ये है चिल्का। चिल्का झील। चिल्का झील। चलिए कृष्णा नदी पर बात करते हैं। तो कृष्णा नदी किस प्रदेश से निकल रही? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? तो वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से निकल रही है। वेस्टर्न घाट में कहाँ से? तो महाबलेश्वर से निकल रही, महाबलेश्वर चोटी, वहीं से कृष्णा नदी निकलती है। तो इसका उद्गम हेडिंग रहेगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सबसे पहला पॉइंट है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है नदी? उद्गम महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट में कहाँ से? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। फिर महाराष्ट्र में बहती है ये नदी। उसके बाद में जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लंबाई की बात करें अगर, तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी गंगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कृष्णा नदी आती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी ये है कृष्णा नदी।
तो यही 2-3 पॉइंट हैं। इसके बाद इसमें जो प्रमुख प्रश्न हैं वो इसकी सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी बाएं और दाएं से आकर के इसमें मिलती हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट आपने इसके विषय में जान लिया। तो चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से इसकी सहायक नदियों पर बात करते हैं। देखिए सहायक नदियाँ इसकी मिला करके ये जो है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में ये नदी का अपवाह तंत्र पाया जाता है। इन क्षेत्रों से आकर के इसमें जो है नदियाँ मिलती हैं कृष्णा नदी में। तो कृष्णा नदी का अगर हम एक रूपरेखा तैयार करें तो इस तरह से महाबलेश्वर मान लेते हैं। ये है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर से ये रिवर निकलती है और इस तरह से रिवर का पूरा एक डायग्राम आप बना लें। और ये जो है देखिए एग्जैक्ट ये फिगर नहीं होता है, इसको समझाने के लिए मैं बनाता हूँ कि किधर से कौन सी नदी आकर के बह रही है। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में आ गई, बंगाल की खाड़ी। ऐसा नहीं कि आप सोच लेना कि ये नदी बिल्कुल ऐसे सीधे है, ये सब घूमती हुई नदियाँ हैं, इधर उधर जाती हैं। तो इसको सिर्फ समझने के लिए बनाना है आपको। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वहाँ पर जाकर के अपना डेल्टा बनाती है और ये गोदावरी के पास में ही बिल्कुल अपना डेल्टा बनाती है। मछलीपट्टनम वहीं पर स्थित है और विजयवाड़ा भी जो है इसी नदी के तट पर ही स्थित है। अब देखिए इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर जो गोदावरी निकलती है, अगर आप मैप पे देखिएगा तो गोदावरी के बाद में यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणियाँ दिखाई पड़ेंगी। इस तरह से 2 पर्वत श्रेणियाँ दिखाई पड़ेंगी, एक है हरिश्चंद्र और एक है बालाघाट रेंज। ये आपको हमने बताया भी था वेस्टर्न घाट पढ़ाते समय। हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यही कृष्णा और गोदावरी को बांट देती हैं, यानी इनका जो अपवाह क्षेत्र है बांट देता है। ये हरिश्चंद्र और बालाघाट के जो उत्तर की नदियां हैं वो सब गोदावरी की तरफ जाती हैं और इधर दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो सब कृष्णा नदी में आता है। और मुख्य रूप से अगर और डीपली बात करेंगे तो यहाँ पर रिवर बहती है भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बालाघाट रेंज किन किन नदियों के बीच में स्थित है। तो बालाघाट रेंज या हरिश्चंद्र रेंज जो है वो भीमा और गोदावरी के बीच में स्थित है। अगर भीमा विकल्प में नहीं है तो मुख्य जो नदी है कृष्णा, क्योंकि भीमा जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है, एक बड़ी नदी है भीमा। तो ये जो है इधर बालाघाट रेंज, ये बालाघाट रेंज है और ये है हरिश्चंद्र रेंज। तो ये हो गया आपका कृष्णा नदी का पूरा एक मार्ग, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इसका हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नदी जो सबसे पहले यही महाबलेश्वर से ही निकलती है, यानी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है, वो नदी है कोयना। पहली एक नदी है कोयना। कोयना नदी जो है महाराष्ट्र से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट से ही निकलती है और महाबलेश्वर से ही निकलती है। महाबलेश्वर के क्षेत्र से ही कोयना नदी निकलती है और बिल्कुल शुरुआत में ही कृष्णा नदी जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत में ही ये कोयना नदी आकर के इसमें मिलती है। और इस पर एक परियोजना बनाई गई है, कोयना परियोजना उसको बोलते हैं। शिव सागर बांध बनाया गया। शिव सागर, यही जो ये कोयना नदी है इसी पर जो है एक जलाशय है शिव सागर रिजर्व, शिव सागर रिजर्वायर, यानी जलाशय शिव सागर किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। कोयना परियोजना इसी पर स्थित है। इसके बाद में कोयना नदी के बाद में इसमें जो है कई नदियां इस तरफ से आकर के मिलती हैं। सबसे पहले इधर की नदियां हम देख लें तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है वरना, इस तरह से वरना नदी। वरना के बाद में एक नदी है पंचगंगा, एक है दूध गंगा, एक नदी है पंचगंगा, एक है दूध गंगा।
ये 2 नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। तो 3 रिवर हो गई, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। पंचगंगा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ये सभी नदियाँ महाराष्ट्र से ही निकलती हैं और वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, क्योंकि इधर जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है इस तरह से वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट से ही जा करके ये सभी नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो इन सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, चाहे वो आपकी कोयना हो, चाहे वरना हो, पंचगंगा हो, दूधगंगा हो, ये सभी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती हैं और कृष्णा नदी में जा कर के मिलती हैं। पंचगंगा नदी जो है उसको पंचगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 नदियों से मिल कर के बनती है। 5 नदियां हैं पंचगंगा में। देखिए इसमें एक है कसारी, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कसारी, कुंभी, कुंभी, तुलसी, भोगवती, भोगवती और सरस्वती। सरस्वती नाम की कई नदियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, जगह जगह पर सरस्वती। एक राजस्थान के क्षेत्र में भी आपने देखी थी, राजस्थान गुजरात वाले में जब पढ़ रहे थे, एक यहाँ पर भी सरस्वती है। एक सरस्वती इलाहाबाद के पास में भी मानी जाती है, जो इलाहाबाद में जो है गंगा सिस्टम में मिलती है। तो ये 5 नदियाँ हैं, कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती, सरस्वती। ये 5 नदियाँ मिल करके पंचगंगा का निर्माण करती हैं और पंचगंगा जो है वो कृष्णा नदी में आकर के मिल जाती है। ये नदी है कृष्णा। इस नदी का क्या नाम है, कृष्णा नदी। मुख्य नदी का नाम भी लिख लें, कृष्णा। ये कृष्णा नदी है। तो वरना हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा, ये महाराष्ट्र से निकलती हैं। इसके बाद कुछ नदियाँ कर्नाटक से निकल करके वो भी आकर के इसमें मिलती हैं। तो कर्नाटक से जो प्रमुख प्रमुख नदियाँ निकल के आती हैं उसमें है आपकी घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। घाटप्रभा नदी जो है कर्नाटक से निकलती है, ये है घाटप्रभा। घाटप्रभा देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए किधर से कौन सी नदी आ रही है ये हमने बनाया है इसको। तो ये घाटप्रभा है। फिर एक नदी है मालप्रभा, मालप्रभा। और फिर एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है वो 2 नदियों के मिलने से बनती है और ये भी जो है कर्नाटक के क्षेत्र से ही निकलती है। इसमें 2 नदियां हैं, एक है तुंग और एक है भद्रा। तुंग और भद्रा नदियां मिल करके तुंगभद्रा नदी बनाती हैं और ये भी जो है कृष्णा नदी में आकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा की एक और सहायक नदी है हगरी। इसी की एक नदी है जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, वो है हगरी। हगरी, हगरी नदी। तो इस प्रकार से इतनी नदियां आपने देखा और ये देखिए इतनी नदियों को हमने बताया, ये सभी जो इधर की इतनी नदियां हैं यहाँ तक, ये सभी महाराष्ट्र से निकलती हैं। महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट दूधगंगा तक। इसके बाद घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगा, भद्रा और हागरी, ये सब नदियाँ जो हैं ये कर्नाटक के क्षेत्र से निकलती हैं। तो तुंगा भद्रा जो है ये कर्नाटक से निकलती है, ये जो है चिकमंगलूर से निकलती है, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कर्नाटक। ये जो घाटप्रभा, मालप्रभा हैं ये जो है बेलगाम से निकलती हैं, बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम के क्षेत्र से। हागरी जो नदी है इसको बेदवथी भी कहा जाता है, बेदवथी, बेदवथी रिवर हागरी नदी को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके दाईं तरफ से आने वाली नदियां हैं। अब इधर बाईं तरफ से जो प्रमुख एक नदी है वो है भीमा। भीमा नदी जो है वो महाराष्ट्र से ही निकलती है और यहाँ तुंगभद्रा से पहले, तुंगभद्रा के मिलने से पहले जो है ये भीमा नदी आकर के इसमें मिल जाती है, भीमा। भीमा नदी की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक है नीरा और एक है सीना।
नीरा और सीना, जो भीमा रिवर है, भीमा की एक सहायक नदी इधर से है और एक इधर से है। ये है सीना और ये है नीरा, नीरा और सीना, और ये हो गई भीमा। तो भीमा नदी की सहायक नदी नीरा और सीना, ये दो नदियां जो है भीमा में मिलती हैं और भीमा फिर एट लास्ट आकर के आपकी इसी कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में कृष्णा नदी में दो और नदियां जो है आकर के मिलती हैं। एक है मूसी नदी, ये जो भीमा है ये भी महाराष्ट्र से ही निकली। एक है मूसी और एक है मुन्नेरू, मुन्नेरू, और ये दोनों जो है तेलंगाना से आती हैं, तेलंगाना, ये दोनों नदियां तेलंगाना से आती हैं। तो ये पूरा रिवर कोर्स आपका बनके तैयार हुआ। इसको एक बार फिर से देखिए। महाबलेश्वर से मुख्य नदी निकलती है महाराष्ट्र के क्षेत्र से कृष्णा, और आंध्र प्रदेश के तट पर आकर के अपना डेल्टा बनाती है आकर के। इसमें जो बाईं तरफ से नदियां आ रही हैं उसमें देखिए कोयना, कोयना पे शिवसागर रिजर्वायर है, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा में 5 नदियां शामिल हैं, घाट प्रभा, मालप्रभा ये कर्नाटक से निकलती हैं, तुंगभद्रा ये भी जो है चिकमंगलूर कर्नाटक से दोनों नदियां निकलती हैं, तुंगा और भद्रा। और इस तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हागरी, वो भी जो है कर्नाटक से ही निकलती है और इसको वेदवती भी कहा जाता है, वेदवती। जो बाईं तरफ से आकर के नदियाँ इसमें मिल रही, तो उसमें प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र से ही निकलती है, वो है आपकी भीमा नदी। भीमा नदी की 2 और सहायक नदियां हैं, नीरा और सीना, और इसमें मूसी और मुन्नेरू 2 नदियां जो हैं वो तेलंगाना के क्षेत्र से आकर के इसमें मिलती हैं। यहाँ पर तेलंगाना के क्षेत्र से इस तरह आकर के मिल जाती हैं, और बाकी सब नदियाँ इधर से आके मिलती हैं कर्नाटक के क्षेत्र से। तो ये आपकी जो है कृष्णा नदी हो गई। इसी नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा स्थित है, मछलीपट्टनम इसके द्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, और ये जो है कृष्णा नदी के साथ ही संयुक्त डेल्टा बन जाता है। इसका एक ही जगह पर लगभग जाकर के पास पास में ही डेल्टा इसका तैयार होता है। अब इसके बाद में एक नदी है पेन्नेरू या पेन्नार या पेन्नेर, कई नाम है उसके, वो नदी हम पढ़ेंगे जो आंध्र प्रदेश रायलसीमा क्षेत्र में बहती हैं। तो इसको आपने बना लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेन्नेरू। रिवर्स का चैप्टर जो है आज क्लोज हो जाएगा, सभी रिवर्स हो गई हैं आपकी इंडिया की। इसके बाद हम अगला यूनिट शुरू करेंगे। अब अगली जो नदी है वो इसके बाद में स्थित है, यहाँ पे ये है पेन्नार या पेन्नेरू, पेन्नेरू रिवर। पेन्नेरू रिवर जो है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से, यानी रायलसीमा जो पठार है उसको काटती हुई उसके बीच से होकर के बहती है, और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है ये आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो पेन्नेरू रिवर जो है वो कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जाके गिरती बंगाल की खाड़ी में। तो कोई बहुत ज़्यादा इसके विषय में पॉइंट नहीं है। पेन्नेरू, इसके कई नाम हैं, अलग अलग नाम से आप कंफ्यूज न होइएगा। इसको पेन्नेरू भी कहा जाता है, पेन्नार भी कहा जाता है, और पेन्ना भी कहा जाता है, पेन्ना। तो कई इसके नाम हैं, 1-2 और इसी से मिलते जुलते नाम हैं। देखिए पन्नैयार एक अलग रिवर है, बाकी जितने भी मिलते जुलते नाम हैं जैसे पेन्नेरू, पेन्नारू, पेन्नार, पेन्नेर, पेन्ना, ये सब नाम जो है एक ही नदी के हैं, उच्चारण का फ़र्क है। तो इस नदी को कर्नाटक, जो इसका कर्नाटक में एक पहाड़ियाँ हैं, नंदी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। सीधे इसका हम डायग्राम बना करके ही समझ लेंगे, बहुत इजी है रिवर ये आपका हो गया नंदी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक। कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन
प्रश्न आ जाते हैं इससे। नंदी पहाड़ियाँ, और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ही ये गिरती है। और ये नंदी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये हैं आपके कर्नाटक में। कर्नाटक, कर्नाटक से नदी निकल करके आंध्र प्रदेश में जाती है नदी ये। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मुख्य रूप से 4 सहायक नदियाँ इसकी हैं, 2 आपके दाईं तरफ से और 2 बाईं तरफ से। इसमें जो इधर दाईं तरफ से 2 नदियाँ हैं, इसका नाम है चित्रावती। चित्रावती, पापागनी, पापागनी, कुंदेरू। ये जो ऊपर से नदी आ रही है ये है कुंदेरू, और सांगिलेरू, सांगिलेरू ये है। ये 4 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चित्रावती, पापागनी, पापा सनी भी कहा जाता है इसको, तो पापागनी लिख के आए, या पापा सनी एक ही नदी है। कुंदेरू और सांगिलेरू, ये 4 सहायक नदियां हैं। इसी क्रम में इसमें आकर के मिलती हैं। इसी कौन सी नदी है? ये आपकी पेन्नेरू, पेन्नेरू नदी, मुख्य नदी पेन्नेरू है। अब इसी पे देखिए, इस नदी पर आपका एक स्थान है नेल्लोर, नेल्लोर, और एक स्थान है कुडप्पा, कुडप्पा। कुडप्पा जिला जो है इसी स्थान पे पड़ता है। रायलसीमा पठार को काटती हुई ये नदी आकर के आंध्र प्रदेश में गिरती है। कुडप्पा फेमस है। कुडप्पा में चट्टानें जो पाई गई उनको कुडप्पा प्रकार की चट्टानें कहा जाता है। सबसे पहले वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में ही खोजी गई। कुडप्पा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं कुडप्पा प्रकार की चट्टानें। और नेल्लौर भी फेमस है। वो नेल्लौर भी जो है इसी पेन्नेरू नदी के किनारे है। कहाँ से कहाँ तक नदी है? नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, और ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में प्रवेश हो जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसके बाद में एक नदी है और छोटी सी, पलार नदी। इसके बाद में एक नदी है पलार, पलार। पलार नदी भी जो है कर्नाटक के क्षेत्र से ही निकलती है, जहाँ पे कोलेरू क्षेत्र है। कोलेरू सोने की खानें हैं। कोलेरू क्षेत्र से ही पालार नदी निकलती है, और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग है इसको आपने बना लिया ऐसे ही, वो है पालार नदी। पलार नदी भी कर्नाटक से ही निकलती है। बस थोड़ा सा आपको इसमें जानना है। पालार ये कहाँ से निकली? कोलार, कोलार क्षेत्र, कोलार क्षेत्र कर्नाटक। कोलार क्षेत्र कर्नाटक से निकलती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में बहती है, और उसके बाद इसका जो मुहाना है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी। बस और कुछ इसके विषय में नहीं जानना है। जो पेन्नेरू नदी है वो तमिलनाडु में नहीं जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। तो यही छोटी छोटी नदियाँ आपको दे दी जाएंगी, जैसे कि आपका कृष्णा नदी ही दे दी गई। तो कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। पेन्नेरू नदी भी तमिलनाडु में नहीं बहती है। जो पालार नदी है वो कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, और उसके बाद में इसका जो मुहाना है वो तमिलनाडु में है। तो 3 प्रदेशों में होकर के बहती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये है पालार नदी। तो ये छोटी छोटी बीच की 2 नदियां हैं। एक और नदी है पुन्नैयार, वो भी यहीं पर बहती है। इसके बाद में एक बड़ी नदी है कावेरी। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। वो प्रमुख नदी है तमिलनाडु की, उसको देखते हैं। तो कर्नाटक में कावेरी ताल से ये नदी निकलती है, और इस तरह से ये है कावेरी। कावेरी कर्नाटक से, देखिए ये
पालार, पुन्नेरू, ये सभी नदियाँ कर्नाटक से निकलती हैं। पुन्नेरू, पालार और कावेरी तीनों नदियाँ कर्नाटक से ही निकलती हैं। कावेरी जो है वो आंध्र प्रदेश की तरफ नहीं जाती है, कावेरी सीधे कर्नाटक से तमिलनाडु में आ जाती है। और इधर जो कर्नाटक का एरिया है ये एक ऊंचा एरिया है, तमिलनाडु डाउन एरिया है, इसलिए जो है कावेरी नदी जो है ऊंचे ऊंचे कई जलप्रपात भी बनाती है, जैसे होंगेनेक्कल, शिवसमुद्रम जलप्रपात। तो ये कावेरी नदी पर ही स्थित है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे, पीछे भी हमने आपको बताया हुआ है। तो कावेरी नदी का कोर्स क्या है? कावेरी नदी वेस्टर्न घाट से कावेरी ताल जो स्थान है वहाँ से निकलती है और कर्नाटक में बहती है। इसके बाद ये तमिलनाडु में आकर के अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। तो चलिए इसका कोर्स बना लेते हैं, पूरा रास्ता किस प्रकार से है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी, कावेरी, तो सबसे पहले इसके उद्गम पे बात कर लेते हैं। इसका मैप बाद में बनाएंगे, पहले इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम है कर्नाटक में। कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ पे? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी ताल, कावेरी ताल, ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, कावेरी ताल, वहीं से ये नदी निकलती है। इसको कर्नाटक में पुन्नी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को और क्या कहते हैं? पुन्नी। कर्नाटक में जब ये निकलती है तो इसको वहाँ पर पुन्नी नाम दिया जाता है। तो ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से कावेरी ताल से निकलती है। और एक खास बात है इसके विषय में कि जो प्रायद्वीपीय की नदियाँ हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ हमने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ बारिश का पानी प्राप्त करती हैं, इसलिए मौसमी नदियाँ हैं, सदा नीरा नहीं हैं। लेकिन जो कावेरी नदी है वो सदा नीरा नदी है। क्यों नदी सदा नीरा है, इस पर भी बात करेंगे। तो कावेरी सदा नीरा है, यानी हमेशा इसमें पानी रहता है, वाटर पूरे वर्ष जो है वाटर फ्लो होता है, सदा नीरा नदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कोई ग्लेशियर से ये नहीं निकलती है। अक्सर जो सदा नीरा नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी माउंटेन के ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन ये नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, फिर भी ये सदा नीरा है, क्योंकि ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। यानी कि जब मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, उसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। उससे जो है यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में वर्षा होती है गर्मी के महीने में। तो यहाँ ऊपर का जो कावेरी का हिस्सा है कर्नाटक के क्षेत्र वाला, वो पानी प्राप्त करता है जो है शुरुआत में दक्षिण पश्चिम मानसून से। उसके बाद मानसून जब वापस लौटता है तब इधर जो है ये दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है, यानी पूर्वोत्तर मानसून कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। उससे जो है तमिलनाडु में ठंडक के महीने में वर्षा होती है। तो बाद में तमिलनाडु के क्षेत्र में भी इस नदी को पानी प्राप्त होता है। यानी कि ये चढ़ते हुए मानसून और उतरते हुए मानसून, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, दोनों मानसून से ये नदी वर्षा प्राप्त करती है। इसीलिए इसमें वर्ष भर जो है पानी बना रहता है। इसके विशेष लक्षण में ये आ जाता है कि ये जो है सदा नीरा नदी है। एक ही नदी ऐसी है जो सदा नीरा है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व मानसून, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये हम आपको सब बताएंगे कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, उत्तर पूर्व मानसून क्या है, किस प्रकार से वर्षा होती है, दो यहाँ तमिलनाडु में कैसे वर्षा होती है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से जल प्राप्त करती है, दोनों से वर्षा जल प्राप्त करती है, इसलिए सदा नीरा है। और सदा नीरा है और गंगा भी सदा नीरा है, इसलिए इसकी भी तुलना जो है गंगा से की जाती है। लंबाई के मामले में गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है और कावेरी को इसके वर्ष भर जल की उपलब्धता की वजह से इसको भी जो है गंगा कहा जाता है। और इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। यह है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा।
और इसको दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा, और ये दक्षिण भारत की गंगा। दोनों आप याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो कावेरी के विषय में इतने पॉइंट आपने देख लिए। अब देखिए कावेरी का जहाँ पर डेल्टा आकर के बनता है, ये यहाँ पर भी एक स्थान है कराईकल, इसी डेल्टा पे कराईकल स्थित है। ये जो है पुद्दुचेरी का है, पांडिचेरी यानी पुद्दुचेरी का ही ये भाग है। देखिए पुद्दुचेरी हमने आपको बताया था, एक इसका क्षेत्र जो है यनम, एक यनम है। देखिए यहाँ पर यनम जो है वो गोदावरी के मुहाने के पास में है। ये कराईकल जो है वो कावेरी के मुहाने के पास में है, और जो मेन पुद्दुचेरी है वो यहाँ पर इसके ऊपर है, चेन्नई के इधर। ये जो है ये मेन पुद्दुचेरी है। और ये 3 जगह तो इधर हैं, एक पार्ट इसका और है केरल में माहे, वो भी आप देखिएगा। कराईकल से माहे जो है वो ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे माहे केरल में पड़े। तो इस तरह से 4 जगह जो है पुद्दुचेरी का जो है रीजन डिवाइड है अलग अलग प्रदेशों में। ये आंध्र प्रदेश, मेन पांडिचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में, और माहे जो है केरल में। तो आपसे इस तरह से कभी मैचिंग करने को आ जाता है कि यनम को गोदावरी से मिलाना होगा, कराईकल को आपको कावेरी से मिलाना होगा। तो इस तरह से हैं ये। बाकी इधर हमने 2 झीलें आपको बताई, एक चिल्का झील बताई है। चिल्का झील जो है वो महानदी के बाद में है दक्षिण में, और जो कोलेरू झील है वो गोदावरी के बाद में है, गोदावरी कृष्णा के बीच में। और एक पुलिकट लेक, जब तमिलनाडु शुरू होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर, तब यहाँ पर पड़ती है एक पुलिकट लेक। तो इधर जो है 3 किनारे पर बहुत फेमस झीलें भी हैं। तो ये झीलें भी आपको याद रखना है, हालांकि अलग से चैप्टर होगा, फिर भी आप साथ में अगर नदियों के हिसाब से भी देखते रहेंगे तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो कावेरी नदी ये आपने समझ लिया। कावेरी नदी कर्नाटक में निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी कावेरी ताल से, ये भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है यहाँ पर। और ये जो है तमिलनाडु में जाती है और कराईकल के पास में ही अपना डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए कावेरी नदी यहाँ पर चूँकि ये पठार और उसके बाद ये मैदान बहुत वेग तेज है, इसका पानी भी खूब प्राप्त करती है। तो कई बार क्या होता है, ये नदी 2 धाराओं में बट जाती है। जैसे आ रही इस तरह से तो ऐसे हो गई, 2 धाराओं में बट गई, उसके बाद फिर ये मिल जाती, फिर एक हो जाती है, फिर बढ़ती गई, फिर कहीं पर इस तरह हो गया, फिर जो है कहीं पे ऐसे हो गया। तो 3 बार ऐसा होता है कावेरी के साथ में कि 3 बार ये नदी 2 धाराओं में बट जाती है और फिर आगे जाके एक धारा में मिल जाती है। तो 3 बार इसमें बीच में एक द्वीप जैसा संरचना बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से 3 बार जो है इसमें द्वीपीय क्षेत्र बनते हैं। तो तीनों के नाम हैं वो आपसे पूछे भी जाते हैं, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो इतना आपने लिख लिया है, अगला पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद अभी लास्ट में इसकी सहायक नदियां हम बात करेंगे। तो कावेरी हेडिंग तो पड़ी ही है आपकी। कावेरी में यह 3 बार 2 धाराओं में बटती है, 3 बार 2 धाराओं में बटती है और 3 द्वीप बनाती है। 3 द्वीप बनाती है, यानी दोनों धाराओं के बीच में जो क्षेत्र आ जाएगा उसको हम द्वीप कह देंगे। तो 3 बार ये द्वीप बनाती है। कौन कौन से 3 द्वीप हैं वो देखिए। पहला है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम, 3 द्वीप बनाती है। ये 2 जो हैं वो कर्नाटक में पड़ते हैं और ये जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। तो ये 3 जो है द्वीप पड़ते हैं इस पे, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तमिलनाडु। और बॉर्डर पर जो है ये शिवसमुद्रम झरना भी इसी नदी पर स्थित है। शिवसमुद्रम
जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात यहीं पर बॉर्डर पे स्थित है, जहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर है। उसके विषय में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम झरने पढ़ेंगे एक साथ सभी, तब भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कावेरी नदी के विषय में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। सदानीरा नदी है, क्यों सदानीरा है ये भी बता दिया। 3 द्वीप हैं इस पर पे, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। अब इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं उन पर बात कर लेते हैं, और इस प्रकार से कावेरी जो आपका है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कावेरी देखिए, इस नदी को ड्रा कर ले। इस तरह से ये नदी है। नदी कहाँ गई? ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तट पर है ये। और इसका उद्गम पॉइंट कहाँ है? कर्नाटक में, महेंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी ताल, कर्नाटक। यहाँ से ये नदी उद्गम हुआ। अब इसमें जो है बाएं और दाएं से आकर के कई नदियाँ आकर के मिलती हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ देख लेते हैं। इसमें बाईं तरफ से आने वाली 4 नदियाँ इसमें हैं, 4 नदियाँ। एक है हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कवती, अर्कवती या अक्रवर्ती, अक्रवती, अर्कवती या अक्रवती। तो हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कवती, ये नदियाँ बाईं तरफ से आकर के इसी नदी में मिलती हैं। ये कौन सी नदी है? कावेरी, कावेरी। अब इसमें जो है इधर दाहिनी तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं वो देखें। देखिए, पहली नदी है, पहले हेरंगी के बाद में यहाँ पर नदी आकर के मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। और इसके बाद में हेमावती और सिमसा, फिर 2 नदियाँ इसमें हैं, सिमसा के बाद में इधर से आके मिलती हैं। एक है कबीनी, कबीनी, सुवर्णवती, सुवर्णवती, कबीनी, सुवर्णवती। और उसके बाद में छोटी छोटी 3-4 और नदियां हैं इसमें। देखिए कौन कौन सी हैं, उनके नाम देखें आप। एक है जो अर्कवती के बाद में मिलती हैं, ये नदी है भावनी, भावनी, मोयार, नोइल, नोइल, अमरावती, अमरावती। इस तरह से जो है ये 4 नदियाँ और हैं। तो कुल कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर के मिल गई? देखिए इधर से बाईं तरफ से देखें तो हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कवती। इधर से अगर देखें तो लक्ष्मण तीर्थ, कबीनी, सुवर्णवती, भावनी, मोयार, नोइल और अमरावती नदियाँ जो हैं इसमें दाईं तरफ से जाकर के मिलती हैं कावेरी में। तो इस प्रकार से ये पूरी आपकी कावेरी नदी हो जाती है। इसके बाद 2 नदियाँ आपको और पढ़नी हैं। एक है वैगई, यहाँ पे वैगई, और एक आपको पढ़नी है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। 2 नदियाँ और हैं, वैगई और ताम्रपर्णी। इनके विषय में भी जल्दी से देख लेते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये हो गई आपकी कावेरी। कावेरी के बाद में वैगई। वैगई नदी इस पर एक मंदिर है मदुरई, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर इसी वैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई।
इसलिए जो है वैगई नदी जो है आपकी कई बार पूछी जाती है। और ये पाक जो खाड़ी है, पाक की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिरती है। तो ये नदी का जो मुहाना है वैगई का, वो पाक की खाड़ी में है, पाक की खाड़ी, पाक बे में। और जो ताम्रपर्णी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी इसका मुहाना है। देखिए वैगई के विषय में क्या याद रखना है आपको, बहुत छोटा छोटा है इसको, वैगई। अच्छा, वैगई से पहले एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर यहाँ तंजावुर में एक बांध है। हमने आपसे क्वेश्चन भी किया था पीछे क्लास में, तो आज उसको हम डिस्कस भी कर दें। ये जो कावेरी नदी है उसी में लास्ट में बिल्कुल तंजावुर पड़ता है। तंजावुर में एक बांध है, कल्लानी बांध, ग्रैंड एनिकट बांध, कावेरी नदी में ही। नोट कर लें एक पॉइंट, कावेरी में एक बांध है कल्लानी बांध, कल्लानी बांध, इसको दूसरा नाम दिया जाता है ग्रैंड एनिकट, ग्रैंड एनिकट बांध। इस बांध की विशेषता ये है, देखिए तंजावुर में है, तंजावुर तमिलनाडु। ये जो बांध है ये भारत का सबसे पुराना बांध है, लगभग 2000 वर्ष पुराना बांध है ये। और अभी तक ये जीवित बांध है, यानी कि अभी तक ये कार्य कर रहा है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पीरियड में इसमें थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाया गया है, रिपेयरिंग करवाई गई है, लेकिन अभी तक जो है भारत में इतना कोई पुराना बांध नहीं है जो 2000 साल से जो है चल रहा हो। इसको बहुत पहले बनवाया गया था। तो ये तंजावुर में है, तमिलनाडु में है। इसकी विशेषता क्या है, ये जो है भारत का सबसे पुराना बांध है जो अभी तक सक्रिय है, जो अभी तक कार्य कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि अभी तक ये जीवित है, अभी तक जीवित है बांध। और ये विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का चौथा, और भारत की बात करें तो भारत का सबसे पुराना बांध है। इसको जो है कब बनवाया गया था, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो है 100 BC से 100 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यानी 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी के मध्य में जो है ये बांध बनवाया गया था। तो अगर वहाँ से देखें तो 2000 साल, लगभग 2000 साल हो चुके हैं, क्योंकि इस समय 2000 चल रहा है। और इस बांध का जो निर्माण है वो चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। 100 BC से 100 ईस्वी या AD लिख सकते हैं आप। चोल शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था बांध, ग्रैंड एनिकट बांध। ये जो है भारत का सबसे पुराना बांध है, कावेरी नदी पर है, यहाँ तंजावुर में। अब इसके बाद देखते हैं वैगई नदी। तो वैगई नदी के विषय में हमने क्या बताया कि इस पर जो है मदुरई शहर स्थित है, और मदुरई शहर जो है वो मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल के लिए फेमस है। और वहीं पास से ये निकलती भी है, तमिलनाडु से ये नदी निकलती है, मदुरई के पास से ही, मदुरई के पास ही वर्षा नद है, वहीं से निकलती है वर्षा नद, मदुरई के पास, तमिलनाडु। यहाँ से जो है नदी निकलती है, कौन सी, वैगई। और फिर ये जो नदी है वो पाक की खाड़ी में जाकर के गिरती है, पाक की खाड़ी। देखिए यहाँ पर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी के बाद में इधर पे मन्नार की खाड़ी है, और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में ही जो सेतु है जो श्रीलंका से जुड़ता है जाकर के, वो है।
तो यहाँ पर पाक की खाड़ी में ये नदी निकलती है, वैगई गिरती है जाकर के, और कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से ही निकलती है, वर्षा नद नामक स्थान से, मदुरई के पास ही। और इसी पे जो है मदुरई स्थित है, मदुरई। और मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर है, इसी नदी के किनारे स्थित है मदुरई। और एक विशेषता इसकी ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या है कि ये पाक की खाड़ी में गिरती है। और दूसरी नदी है ताम्रपर्णी, ये हो गई आपकी वैगई, वैगई। अगली नदी है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो नदी है वो अगस्त्यमलाई से निकलती है, अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ हमने आपको बताया हुआ है। और अगस्त्यमलाई से ये नदी निकल करके और ये मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिरती है, मन्नार की खाड़ी। ये कौन सी नदी हो गई आपकी? ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। अगस्त्यमलाई ये तमिलनाडु में ही बहती है, तमिलनाडु की ही नदी है ताम्रपर्णी। अगस्त्यमलाई से निकल करके मन्नार की खाड़ी में जाती छोटी नदी है, और ये तिरुनेलवेली जिला है, वहीं पर बहती है ये। तो इस प्रकार से हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों पर बात की, जिसमें अगर क्रम देखा जाए तो सुवर्ण रेखा के ऊपर एक दामोदर नदी है जो हुगली में चली जाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर आपको एक दामोदर नदी भी बताई थी, दामोदर किस में जाकर के मिल गई थी? हुगली में। हुगली गंगा की वितरिका है, गंगा नदी की। हुगली नदी पर ही कलकत्ता, हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल के प्रमुख बंदरगाह है कलकत्ता और हल्दिया, वो हुगली नदी पर ही हैं। दामोदर जो है वो हुगली नदी में ही जाकर मिलती है। उसके बाद सुवर्ण रेखा पढ़ा हमने, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी। ये जो है इतनी नदियों के मुहाने कहाँ पर हैं? यहाँ तक। ये जो सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी, ये उड़ीसा में है। फिर उसके बाद में गोदावरी और कृष्णा और पेन्नेरू, ये 3 मुहाने जो हैं ये आंध्र प्रदेश में हैं। और उसके बाद में पलार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, ये जो इतना मुहाने हैं ये तमिलनाडु में हैं। और बाकी हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, और ये हो गया उड़ीसा। तो इस तरह से हर प्रदेश वाइज भी आपको याद रखना है कि किस में मुहाने हैं इनके, कहाँ से निकलती हैं, वो स्टेट भी याद रखनी है, किन किन स्टेटों में बहती हैं, और कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ या प्रमुख बातें हैं, वो सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। और इससे बहुत ज़्यादा अधिक डीपली आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।